क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जेट इंजन है, वो स्टार्ट करता है रिवॉल्व करना, ठीक है, और फिर वो 5 मिनट तक रिवॉल्व करता रहता है, और उसका जो अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है, क्या टाइम के साथ वेरिएशन ऐसे दिया। अब हमको बताना है कि इसने कितने रिवॉल्यूशन किए। तो जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं वो कहीं ना कहीं एंगल से रिलेटेड होते हैं, हमें एंगल पता चल जाए। और हम जानते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। एक रफ हम्म, रफ स्केच तो यही है कि हम्म, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्राफ में जब भी कोई चीज प्रोडक्ट करके आए तो ग्राफ उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। हम्म, और जब भी डिवाइड करके आए तो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका एरिया जो होगा ना वो टोटल एंगल थीटा को रिप्रेजेंट। तो अगर हम टोटल एंगल निकालना चाहें थीटा, ठीक है, क्या होगा, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एंगुलर वेलोसिटी ऑलरेडी रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी कि रोटेशन पर मिनट में ही दी हुई, ये नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट ही है ना। यहाँ पे आपको रेडियन पर सेकंड में वेलोसिटी नहीं दे रखी है, ठीक है। मतलब अगर ध्यान से देखो, अगर ओमेगा आरपीएम में हो, ठीक है ना। 11,250 आ रहा आंसर। हाँ ये सही है, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से समझो, अगर ओमेगा आरपीएम में है इंटू और टाइम हम अगर हमारा मिनट में है, ठीक है, तो मिनट तो कट ही जाएगा क्योंकि ये पर मिनट है, ठीक है। हम्म। ध्यान से तो हमारे पास जो बचेगा वो जो भी वो आएगा रहा। ओमेगा इंटू टी वो रोटेशन ही तो आएगा सीधे सीधे। तो ये हम्म। रोटेशन पर मिनट है, मतलब रोटेशन पर मिनट मतलब रोटेशन डिवाइडेड बाय मिनट, और टाइम मिनट में है, तो मिनट मिनट कट गया तो जो भी आया ओमेगा इंटू टी वो रोटेशन ही तो आया। यानी हमको कुछ चेंज नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे जो आएगा ना वो नंबर ऑफ रोटेशन एन सीधे आ जाएगा और उसका एरिया होगा, ठीक है। अब एरिया आप निकाल लो, हाफ का बेस है 1, हाइट कितनी है 3000, प्लस इसका एरिया कितना होगा 2.5 इंटू 3000, प्लस इसका एरिया कितना होगा हाफ, बेस है 3,000 1.5। 1.5 इंटू 3, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आया था बताया तुमने, 11,200, 11,250। ठीक है, ये आंसर सीधा है। देखो ऐसा हम लोग पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को तो बोल देते हैं कि हमेशा ऐसा ही सिस्टम में डील करो, हमेशा ऐसा ही सिस्टम में डील करो, लेकिन यूनिट्स में ना क्वेश्चन करते समय देख लेना चाहिए। अब ये भी पर मिनट में है ये भी मिनट में है तो दोनों, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट मिनट कट ही जाना है, तो हम क्यों सेकंड में चेंज करें, ठीक है ना। तो ये होता है ना कि जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो उसको कह देते हैं कि कोई गलती ना होने पाए, भले थोड़ा लंबा हो जाए तो हमेशा एसआई सिस्टम में चेंज कर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से काम करें। देख रहे हैं कि यूनिट ठीक। कट रही है या रेशियो लेते समय, तो फिर इस रेशियो हिसाब लेने से में तो यूनिट लवी हमेशा का कट आंसर जाती है। पहले अगर सेम यूनिट का रेशियो लवी आपको लेना है, भले यूनिट वैसा इस सिस्टम में ना हो, ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करो रेशियो लेके, यूनिट चेंज करने की तो जरूरत नहीं, कि वो आंसर आ आंसर जाएगा। तो सेम आना चाहिए ना रवि हाँ का जो बस पहले। सेम होना चाहिए। नहीं तो मैंने राउंड पर मिनट को नहीं कन्वर्ट किया था ना, सिर्फ टाइम को हाँ सेकंड में ले लिया था। हाँ, तो वो गलती हो गई आरपीएम ना, को अगर आरपीएफ इसको में नहीं सेकंड में कन्वर्ट ले लिए तो किया था। गलत नहीं हो अच्छा जाएगा। अच्छा, उसको तुमने। अगला ठीक है क्वेश्चन चलो। देखते हैं। प्रॉब्लम ये है, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, जब वो P1 से P2 जाती है तो हमको चेंज इन एक्सेशन बताना। अब अगर एक्सेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक्सेशन की डायरेक्शन में ही चेंज आ जाए, भले मैग्नीट्यूड में चेंज आए तो भी उसकी वैल्यू में चेंज आ गया। तो अगर हम ध्यान से सोचे तो जब P1 पॉइंट पे है तो बॉडी समय एक्सेशन इसका ए एक्सीलरेशन तो बी अंदर की तरफ ही लगेगा ना। इस डायरेक्शन में होगा, हम्म। ठीक है, ये अंदर की ओर लगेगा, ये सही कह रहे हैं। लेकिन जब इस पॉइंट पे आएगा तो एक्सेशन इस डायरेक्शन में लगेगा ना, तो डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं। नहीं अंदर ही की तरफ लग रहा है। हाँ लग अंदर की रहा है, लग सेंटर ही की तरफ रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदली ना, पहले इस डायरेक्शन में था अब इस डायरेक्शन में था है। अगर हम ध्यान से डायरेक्शन देखें, देते हैं पॉइंट मान ऑफ लेते हैं इसको एक्स ऑब्जर्वेशन के एक्सिस कह अकॉर्डिंग। देते हैं, मान लेते हैं इसे एक्स एक्सिस कह देते हैं, इसे वाई एक्सिस कह देते हैं। तो इनिशियली एक्सेशन P1 पॉइंट पे कितना है, अगर एक्सेशन A1 देखें एज अ वेक्टर, तो क्या वो बी स्क्वायर बाई आर ये हो गया इस एक्सेशन, और इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप नहीं है। हम्म, और अगर हम A2 एक्सेशन देखें तो कितना होना चाहिए, बी स्क्वायर बाई आर की डायरेक्शन में माइनस जे कैप है, प्लस जाएगा। नहीं नीचे की ओर है ना, अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी ठीक है। सॉरी। तो अगर हम चेंज इन एक्सेशन निकालें, फाइनल माइनस इनिशियल A2 माइनस A1, क्या आना चाहिए, A2 यानी माइनस बी स्क्वायर बाई आर जे कैप माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई आर आई कैप। चाहे तो हम ये कह सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर कॉमन है, आई कैप माइनस जे कैप आया,
ठीक? यानी आई कैप माइनस जे कैप, आई की वैल्यू प्लस है और वाई की वैल्यू माइनस है। ठीक है? अगर हम ध्यान से सोचें तो ये चेंज इन एक्सेशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्या डायरेक्शन, ये नहीं होना चाहिए डेल्टा ए वेक्टर का, तो डायरेक्शन बताना होता तो ये होता। अब लेकिन हमको सिर्फ चेंज इन एक्सेशन बताना है और वो भी ऑप्शन में दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड में बताना है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं वी स्क्वायर बाई आर, और आ जाएगा 1+1 वी स्क्वायर रूट 2 बाई आर। क्वेश्चन तो समझने का एक और तरीका है, हमने पहले भी बताया घटाने का मतलब क्या है, ऐड करना। जैसे मुझे a2 माइनस a1 निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे a2 हाँ में प्लस करना है माइनस a1। हम्म ठीक है? अब a2 मेरा किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है, दिख रहा है डायग्राम हम्म में, और माइनस a1 किस डायरेक्शन में है, तो देखो a1 मेरा इस डायरेक्शन में था, a1 वेक्टर, और वेक्टर a2 है। वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में था, तो माइनस a1 इस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो अगर मुझे a2 प्लस माइनस a1 करना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा ना, यही तो वैल्यू होगी a2 प्लस माइनस a1। हम्म इसलिए मैंने कहा कि चेंज इन वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आई और जे के कंपोनेंट सेम सेम है, यानी ये एंगल अगर आप निकालेंगे तो 45 डिग्री है। ठीक है यार, इसमें डायरेक्शन नहीं बतानी थी, अगर डायरेक्शन बतानी होती तो ये था, डायरेक्शन नहीं बतानी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो इसका मैग्नीट्यूड आगे देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक रॉड है, जिस मान लेते हैं ये रॉड है, इसकी लेंथ एल है और मास कैपिटल एम है, तो हमने ऐसे वर्टिकल रखा, अब ये इसको हमने फॉल कराया या गिराया या गिर रही है, इसको हम गिराएंगे, ठीक है, तो जब ये गिर रही होगी ऐसे, किसी इंस्टेंट जब इसने वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया था, उस समय इसका एंगुलर एक्सेशन यानी अल्फा निकालना, उस समय इसका अल्फा बता। अब हम जानते हैं कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, और जो होता है वो आई अल्फा के बराबर। अब इसका जो वेट होगा एम जी, ठीक है, वो इसके सेंटर पे लग रहा होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो इसका वेट बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे लग रहा होगा, कैपिटल एम इंटू जी, और यही जो वेट है यही टॉर्क क्रिएट कर रहा है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पाइवोशन, मतलब जिस पॉइंट पे ये रोटेट कर रही है उस पॉइंट से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, तो पर फोर्स हमारा ये वेट है mg, और जो रोटेशन हो रहा है वो इस पॉइंट से हो रहा है, तो इस पॉइंट से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी मुझे ये वैल्यू चाहिए पर। ठीक है, तो टाउ की जगह आ जाएगा mg इंटू आर परपेंडिकुलर इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जिस पॉइंट पे ये रोटेट कर रही है वही हमारे लिए एक्सिस हो, तो हमारे लिए एक्सिस ये हो गई। तो हम जानते हैं कि किसी रॉड का एंड से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा निकालना है, एम से एम कट गया, अब जी इंटू आर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल से, और ये लेंथ एल बाई 2 है। ठीक है, ये आर परपेंडिकुलर निकालनी एंगल के सामने परपेंडिकुलर होती है, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होगा आर परपेंडिकुलर अपॉन एल बाई 2 है ना, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी एल बाई 2 साइन थीटा, यहाँ पे रख देते हैं, तो आर परपेंडिकुलर आ गया एल बाई 2 साइन थीटा एल स्क्वायर अल्फा बाई 3, एक एल कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू 3 जी साइन थीटा एंगुलर एक्सेशन। अगला क्वेश्चन ऐसा ही एक और देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक रॉड है, रॉड का खुद का कोई मास नहीं है, तो पी पॉइंट पे पाइवोट कर दिया, इधर 5m0 मास लगा दिया, इधर 2m। अब इन मासेस का कोई साइज नहीं दी, ठीक है, तो हम इनको पॉइंट मास की तरह मान, ये दोनों पॉइंट मास, जैसे ही इसको हम रिलीज करेंगे, ठीक है, तो ये इधर से टॉर्क लगाएगा टाउ 1 कह देते हैं, ये इधर टाउ, तो जो नेट टॉर्क होगा टाउ नेट वही आई अल्फा के बराबर होगा। मुझे एंगुलर एक्सप्रेशन ही निकालना है। ठीक है, टाउ नेट देखते हैं क्या होगा, तो अगर हम टाउ टाउ 1 देखें और टाउ 2 दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, टाउ नेट टाउ 1 माइनस टाउ 2 होगा। अब अगर टाउ 1 माइनस टाउ 2 जीरो आ गया तो इसका मतलब पॉइंट पी सेंटर ऑफ मास पे है। ठीक है, तो अल्फा ऑलरेडी जीरो आ जाएगा, तो हमको सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत भी नहीं, चेक करने के लिए हम डायरेक्ट टाउ 1 माइनस टाउ 2 निकालते हैं, अगर वो जीरो आ रहा है टाउ 1 माइनस टाउ 2 का मतलब पी सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अल्फा जीरो आ जाएगा, नहीं आया जीरो तो
कि अल्फा की कुछ वैल्यू होगी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। टाउ नेट होगा टाउ वन माइनस टाउ टू। आई की जगह क्या होगा, आई है इनर्शिया। अब इस पॉइंट के अबाउट इसका इनर्शिया देखें तो ये पॉइंट मास की तरह है और ये डिस्टेंस है, तो अगर कोई पॉइंट मास m और एक्सिस से r डिस्टेंस दूरी पे होता था तो उसका इनर्शिया होता था mr स्क्वायर। इसका इनर्शिया होगा 5m0 l स्क्वायर प्लस इसका इनर्शिया कितना होगा m0 12 का होल स्क्वायर हम्म, इंटू अल्फा। ठीक। टाउ वन माइनस टाउ टू माइनस करने कितना, टाउ वन कितना होगा, तो टाउ वन होगा का 5m0 t का वेट नीचे क्यों लग रहा होगा और डिस्टेंस l नीचे माइनस का वेट इधर नीचे क्यों लग रहा होगा m0 और डिस्टेंस है 12। सॉल्व करके आएगा 7m0 नहीं 7 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 टू 8, 8 प्लस 5 कितना होगा 13, 13m0 l स्क्वायर अल्फा। और इसको माइनस करने पे आएगा केवल m0 l, 13 नॉट l स्क्वायर अल्फा। m0 से m0 कट गया, l से एक l कट गया, अल्फा की वैल्यू हो गई e बाई एंगुलर। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ये मान लेते हैं एक वेसल है और इसमें लिक्विड है। हम मान लेते हैं पहले लिक्विड ऐसे भरा हुआ था, अब हमने इसको क्या किया, इसकी एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं ये एक्सिस है, ये एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर दिया ओमेगा स्पीड से। ओमेगा दे रखा है आपको कितना है रोटेशन, रोटेशन को चेंज करेंगे तो एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है ना, और पर सेकेंड ही है तो सेकेंड के लिए कुछ करना नहीं है, ये रेडियस। जब ऐसे रिवॉल्व करेंगे तो ये पानी कुछ ऐसे उड़ जाएगा, बनाएगा, हाँ वाटर ड्रॉप्स होंगी, यहाँ एंड पे एक रिंग शेप बनाएगी। तो हमको यही बताना है कि सेंटर से ये कितनी हाइट ऊपर उठ गया है, वो एच, ये एच की वैल्यू बतानी है, सेंटीमीटर्स में ही बताना है। तो अगर ध्यान से सोचें तो यहाँ पे जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो इसमें एनर्जी जो डेवलप होगी वो काइनेटिक एनर्जी, है ना, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से लिक्विड उठ रहा है। अब जब लिक्विड उठेगा तो उसमें एनर्जी जो डेवलप होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा mgh, मतलब यहाँ पे जो ये ऊपर आ गया मान लेते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होना चाहिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है ना, हाफ आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर ये वाटर की ड्रॉप्स हैं एक रिंग बना रही है ना, तो रिंग का इनर्शिया एक्सिस से क्या होता है एम आर स्क्वायर, आई की जगह आ जाएगा एम आर स्क्वायर, मान लेते हैं इसका रेडियस आर दिया हुआ, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, यहाँ एम एम कट जाएगा सॉरी एम, ठीक है, तो एच वैल्यू आएगी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई, अब इसको रख लेंगे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। यही हम छोड़े थे, इसको आगे सॉल्व क्लियर है। अब ठीक। फोर्स, अगर तुम फोर्स से सोच रहे थे दिक्कत ये आती कि जैसे यहाँ पे फोर्स बाहर क्यों लग रहा होता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हाइट से कैसे रिलेट करते, क्वेश्चन ये था, ठीक है, बात ये थी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हाइट रिलेट से तो हो कैसे रिलेट जाता है, करते हैं। लेकिन वो ये कि है कि सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हाँ मतलब अब ये फोर्स से हाइट कैसे निकालते हैं, क्योंकि और यहाँ क्योंकि पे वॉल डायरेक्ट, से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है ठीक और वॉल का रिएक्शन इधर लग जाएगा, तो ठीक है, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ हो जाए, रिएक्शन लग जाएगा और क्या लगेगा, तो फिर उसी का रिजल्टेंट ले लेते हैं ना, फिर ऊपर की तरफ जाए। रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट जस्ट अपोजिट है, तो रिजल्टेंट या तो इधर होगा और या इधर होगा, ऊपर थोड़े ना हो जाएगा। लेकिन ये रोटेटिंग करना है ना, रोटेशन, नहीं तो रोटेशन रिएक्शन, में ही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेते हैं, नहीं ठीक वो है, तो लग रहा है रिएक्शन जो, हाँ वो तो है मतलब अच्छा क्योंकि रिएक्शन। देखो वॉल से, पे जब उठाएगा तो पानी बाहर तो निकलेगा नहीं, जाहिर सी बात है ऊपर चढ़ेगा ना। हाँ, और इसमें एक चीज और है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन किए थे पहले, एक पर्सन यहाँ हम्म पे था और वो पर्सन हम्म ये रिवॉल्व कर रहा था पूरा सिस्टम, और वो पर्सन यहाँ पे पूछा गया था कि वो रुका हुआ है कितनी हाइट पे एंड सो ऑन, है ना, रोटेटिंग ड्रम वाला प्रॉब्लम। हाँ तो ड्रम वाला प्रॉब्लम,
केस में क्या किए थे ना, ये जो एफ और आर यहाँ पे फ्रिक्शन लिए थे जो ऊपर की ओर लगे, हाँ जो उसके वेट mg को बैलेंस कर रहा था, ठीक है। लेकिन हम लिक्विड में फ्रिक्शन कैसे लें, कि लिक्विड है, लिक्विड में या तो हम विस्कस फोर्स लेंगे या कोहेसिव एडहेसिव फोर्स लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स तो लेंगे नहीं, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स ले भी लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स से हाइट कैसे आएगी, फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्मूले में कहीं हाइट तो है नहीं, ठीक है। हमको हाँ ये निकालना होता है कि ये यहाँ पे स्टिक कर रहा है, चिपका हुआ है लिक्विड, तो कितनी, मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है या फ्रिक्शन ऑफ फ्रिक्शन कितना है, उस केस में हम फ्रिक्शन वगैरह सोचते हैं, ठीक है। तो हाइट, फोर्स में कहीं हाइट आ ही नहीं रहा है, इसलिए फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगना नहीं था, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स में था ही काफी मैथ मैथ्स में था, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर की मतलब सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर है, उसकी लेंथ एल है, उसका मास एम है, सॉलिड सिलेंडर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके जनरेटर से बताना है। तो ये चीज़ हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ी थी कि अगर किसी सिलेंडर का इक्वेशन निकालना होता था तो हम क्या करते थे, सिलेंडर को डिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ें लेते थे, इसे हम कहते थे एक्सिस, ठीक है। और एक्सिस और एक नीचे हम मानते थे कोई, मतलब जैसे मुझे राइट सर्कुलर सिलेंडर मानना है तो हम एक सर्कल मान सकते हैं, या अगर मुझे कोई डिफरेंट सिलेंडर बनाना है, जनरल सिलेंडर, ठीक है, तो हम ये सर्कल की जगह कोई इलिप्स भी हो सकता है या कोई और शेप हो सकता है, कोई भी ये हो सकता है, ठीक है। हम्म और फिर हम क्या करते थे, एक ऐसी लाइन मानते थे जो इसके अलोंग चलेगी, मतलब ये लाइन ना इसी सर्कल पे ही रहेगी हमेशा, ठीक है। तो ये लाइन जैसे यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ऐसे करके इस पे ही रहेगी, सर्कल पे ही। तो तुम ऐसे सोचो कि एक ग्राउंड पे एक सर्कल बनाओ और उसमें कई सारी रॉड्स खींच दो, तो क्या सिलेंडर का शेप नहीं बन जाएगा। तो ये जो सर्कल है ना, ये हमारा गाइडिंग गाइडिंग कर्व कहलाता था शायद मैथ्स में, ठीक है ना, जो इसको गाइड करेगा। और ये जो थी, इसे हम जनरेटर बोलते थे, क्योंकि ये क्या करेगा, ये सिलेंडर को जनरेट करेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमको इनर्शिया इसी जनरेटर के अबाउट बताना है, यानी कि हमको सीधे सीधे अगर ये कह देता कि फाइंड द इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स टेंजेंट, तो हम डायरेक्ट समझ लेते, लेकिन टेंजेंट की जगह इसने वर्ड जनरेटर यूज कर, ठीक है। अब ये इनर्शिया तो हम जानते ही हैं, आई, ठीक है। तो जो आई, ये इनर्शिया पता करना है, आई टी कह देते हैं, आई थ्रो टेंजेंट, आई थ्रो टेंजेंट जो होगा आई टी, पैरेलल ठीक है, वो हो जाएगा आई सी एम सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पाई सी एम होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे तो 3/2 एम आर। क्वेश्चन इजी था, बस यहाँ पे एक नया टर्म जनरेटर डाल के थोड़ा कंफ्यूज। अगला देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक रॉड है, मान लेते हैं। अब इस रॉड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बस ये कहा गया कि इसके सेंटर से का इनर्शिया जो है आई। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसका मास कैपिटल एम है और इसकी लेंथ एल है, इनर्शिया आई रहा होगा एम एल स्क्वायर बाई 12। अब उन्होंने कहा सेम रॉड को एक रिंग बना दिया, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, रिंग बना दिया तो उसको कुछ रेडियस आया होगा, मास तो वही रहा होगा एम की, मास में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसकी डायमीटर से जो इनर्शिया निकाला, डायमीटर से वो इनर्शिया आई डैश है, तो हम जानते हैं आई डैश जो होता है वो फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई। अब हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे रेडियस आएगी। अब रेडियस हमको कैलकुलेट करनी है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो एल है यही तो इसका सरकमफेरेंस बन गया, पाई आर। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन 2 पाई, यहाँ रख देते हैं तो आई डैश हो जाएगा एम बाई 2, आर की जगह एल बाई 2 पाई स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर। इक्वेशन क्या करें, हमको आई को आई डैश से रेशियो निकालना है, ऐड कर दो 1, एम एल स्क्वायर कट ही जाना है, आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर, आ जाएगा 12, 8 पाई स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 3 आ गया। आगे कर, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, इसकी लेंथ कैपिटल एल है और इसका मास एम है। अब
इसको एक्स वाई एक्सिस के अबाउट यानी इसकी डायमीटर के अबाउट इसको रिवॉल्व कराया, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो जब इसको रिवॉल्व कराया जाएगा तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा ना। और हमने बताया था कि जब किसी बॉडी को रिवॉल्व करने पे कोई कंप्लीट फिगर बने तो जो फिगर बन रहा है उसका जो इनर्शिया होगा वही वही इसका इनर्शिया होगा। यानी ये क्योंकि सर्कल की तरह दिखेगी रिवॉल्व करने पे, यानी कि इसका इनर्शिया भी वही सर्कल या रिंग का ही होगा। इसका इनर्शिया होगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई एक रिंग का डायमीटर पे एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। बस हमको इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे रेडियस जो होगा ना पाई एल के बराबर, सॉरी जो लेंथ एल होगी वो पाई आर के बराबर होगी। ये सेमी सर्कुलर है, कॉन्फ्रेंस आर की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन पाई, वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एनर्जी आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 22। ये कौन सा क्वेश्चन आता है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ध्यान से सुनना, स्क्वायर है यानी सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब हमको क्या है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब अगर हम इनर्शिया ए सी के अलॉन्ग निकालें तो रूट 2 टाइम्स इनर्शिया ऑफ ई एफ के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो जैसा दिख रहा है कि ए सी डायगोनल है और ई एफ साइड की तरह है, ठीक है। टू वाला रिलेशन हो सकता है क्योंकि डायगोनल इक्वल टू साइड रूट 2, ठीक है। या आई इनर्शिया ए डी के अलॉन्ग निकालेंगे तो वो 3 टाइम्स इनर्शिया अलॉन्ग आई एफ, ऐसे करके कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें एक चीज समझो, अगर हम इस डायगोनल को देखें ए से सी और बी से बी, क्या हम ये नहीं कह सकते कि आई ए सी इनर्शिया अलॉन्ग ए सी और इनर्शिया अलॉन्ग डी बी बराबर होगा, कह सकते हैं हम ये, हम आई मान ले कोई दिक्कत तो नहीं है। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हम ओ से एक एक्सिस मान ले ये ऊपर की डायरेक्शन में, मान लेते ये मान लिया मैंने ये आई जेड है, ठीक है। तो क्या ये ए सी और ये जो बी डी है इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है ये एंगल? तो बताओ क्या आई जेड की वैल्यू आई ए सी आई ए प्लस आई बी डी यानी कि 2i होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आई जेड की वैल्यू 2i होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और एक्सिस मान ले रहे हैं, ये अब तो है ये, हम एक और एक्सिस ये मान ले रहे हैं, तो नाम दे देते हैं कुछ भी नाम दे देते हैं, ई एफ जी एच नाम दे देते हैं, ठीक। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि आई ई एफ जो होगा और आई जी एच जो होगा वो दोनों बराबर होंगे? मान लेते हैं आई डैश, बोलो ठीक। ठीक है, आई डैश मान लेते सेकंड कह देते हैं। अच्छा, क्या ई एफ और जी एच के बीच में भी तो एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? तो पहले तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आई जेड की वैल्यू हम आई ई एफ प्लस आई जी एच यानी कि पाई डैश नहीं बोल सकते हैं तो? लेकिन आई ई एफ को हम लोगों ने आई माना था ना, आई ई एफ और आई जी एच दोनों को आई डैश माना था, ठीक ठीक ठीक। ठीक। तो इसको हम टू आई डैश कह सकते हैं। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे मिला दें तो हम ये नहीं कह सकते टू आई इक्वल टू टू आई डैश, यानी आई डैश और आई बराबर। अब आई डैश एक्चुअल में क्या है, आई ई एफ है आई ई एफ आई जी एच ये जो भी है ये बराबर आएगा आई ए सी प्लस आई बी डी के, ठीक है। और इस हिसाब से सी ऑप्शन सही है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये प्रॉब्लम में कह रहा है कि दो मासेस हैं, एक m1 है एक m2 है और वो दोनों मासेस कैपिटल L लेंथ पे रखे हुए हैं। अब हमको एक एक्सिस ऐसी चूज करनी है कि जिसके अबाउट जब इस सिस्टम को हम रोटेट करें ओमेगा नॉट स्पीड से तो वर्क मिनिमम हो। अब हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक है। तो वर्क हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब अगर वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ आई इनर्शिया कितना होगा, तो इस m1 मास के लिए इनर्शिया होगा m1 एक्स स्क्वायर प्लस के लिए होगा m2 l माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इनर्शिया हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर।
अब हमें वर्क को मिनिमम करना है, तो जिस चीज को मिनिमम करना है उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। और हाँ। किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में। बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है। ये एक्स हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि यहाँ ले, मतलब एक्स की वैल्यू L/2 ले या कैसे ले, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स यहाँ वेरिएबल है, तो dw/dx 0 होना चाहिए। ठीक है, जीरो होना अब बाकी सब चाहिए। कांस्टेंट है। ये तो जो डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा वो आएगा m1 x² का 2x प्लस m2 L-2x का आएगा 2 टाइम्स L-x, और इसका दोबारा करेंगे तो -1 और आएगा, और इसको हमको 0 लेना है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो m1x माइनस m2L और माइनस प्लस m2x इक्वल टू 0, तो x कॉमन m1 प्लस m2, और ये माइनस m2L उधर जाके प्लस m2L हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी m2L अपॉन m1 प्लस m, यानी इस पोजीशन पे क्वार्टर मिनिमम होगा। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं तो ये पोजीशन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, यानी कि सेंटर ऑफ, यानी कि एक प्रॉपर्टी बन गई एक तरीके से। रीजन एसर्शन में भी ये प्रॉपर्टी काम आ सकती है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को रोटेट करते हैं तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली मिनिमम होना भी चाहिए। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, तो फिर आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा जो आंसर आया है इसमें क्या ये m1 प्लस m2 है ना तुम्हारा? नीचे ऐसा m1 प्लस दो m2, ही ऑप्शन नहीं हमने 2 ऑप्शन लिख के ऐसे डेड डैश छोड़ दिए, तो कहने का मतलब ये मेरा था कि ऐसे ही आगे ऑप्शन है। अमन, हाँ अरे ये कह रहे थे कि ऐसा ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चार्ज तीसरा रखते नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन वहां पे वो उसकी क्वेश्चन ना पोजीशन, वो फोर्स से निकालते हैं। ठीक है, हाँ फोर्स से निकालते, लेकिन आता इसी रेंज में ना, √Q2x अपन √Q1 प्लस √Q2 के टर्म में। डिपेंड करता है। अगर मतलब ये पूछना चाह रहे हो कि रिजल्टेंट क्या बोलते हैं उसको, मतलब जीरो रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स 0, हाँ तो √Q2 करके ही आता है, लेकिन वो अंडर रूट में आता है, यहाँ रूट नहीं आया है। नहीं मतलब कह रहे इसी टाइप में लगभग आता है। हाँ लेकिन वहां पे हम डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करते हैं, देखो, क्योंकि वहां पे फोर्स हाँ। 0 करना होता है, हम डायरेक्ट फोर्स को 0 कर देते हैं। है ना, हम्म। हम वहां पे डिफरेंट डेरिवेटिव का यूज मतलब नहीं करते हैं। डेरिवेटिव यहाँ का पे यूज या नहीं नहीं, अच्छा जैसे यहाँ पे मान लो मिनिमम का कंडीशन कहीं मतलब किसी भी केस में तो उसका बस डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू हाँ जिसके टर्म में दिया गया, हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेस पोजीशन था तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं किए नहीं, हैं। एक्चुअल में वर्क डन फोर्स इनटू पोजीशन नहीं था। एक्चुअल में हम्म। पोजीशन हमको उसकी निकालनी थी, एक्सिस की, कि एक्सिस किस पोजीशन पे रखे कि मिनिमम वर्क डन हो। ठीक है, तो जब हम ठीक इनर्शिया ठीक निकाल रहे थे ना, तो उस इनर्शिया में एक्स आ रहा था, फोर्स में या डिस्प्लेसमेंट में एक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक ओवरऑल ठीक हम ये ठीक। कहना चाह रहे हैं कि इसमें 2 आंसर छुपे हुए हैं कि सेंटर ऑफ मास हम्म के अबाउट इनर्शिया ऑफ द सिस्टम भी मिनिमम होता है, साथ ही साथ हम्म। वर्क डन भी मिनिमम होता है। ठीक है, एक ठीक तरीके की ठीक। प्रॉपर्टी बन गई कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया ऑफ द सिस्टम मिनिमम होता है। ठीक है, तो हम्म। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उसमें हम्म। सेंटर ऑफ मास से रिगार्डिंग 3-4 चीजें दे दें, उसमें एक ये भी डाल दें। ठीक है, एक डेफिनेशन डाल दें हाँ कि हाँ। सेंटर ऑफ क्या क्या चीजें पता चली, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ मास 0 होता है, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर नेट वेट का मोमेंट लेते तो भी 0 आता, और यहाँ पे एक दो चीजें और पता चली कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एक्सिस है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिनिमम होगा और वर्क डन भी मिनिमम होगा। ठीक है, हम्म। ओके, तो ठीक आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, अभी और भी कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, धीरे धीरे ठीक करके ठीक आगे ठीक। बढ़ते हैं। ओके गुड नाइट। ओके गुड नाइट।